वेलकम टू जुडिशियल लॉ क्लासेस। हमारी ये जो सीरीज चल रही है संपत्ति अंतरण अधिनियम की, उसमें आपकी ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, सीरीज की वीडियो इस पे 50 लाख का टारगेट, और एंटायर वीडियो जितनी भी चलेंगी इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसमें मिनिमम 250 सब्सक्राइबर 250 सब्सक्राइबर हो जाए बेटर है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें निर्वाचन का सिद्धांत हम इसमें देखेंगे, इसके अपवाद देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुख्य बिंदु परिचय। तो नॉर्मली ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी दो व्यक्तियों के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट, दो व्यक्ति कोई व्यक्ति के द्वारा डॉक्यूमेंट के दस्तावेज के थ्रू कोई भी किसी चीज को खरीदने बेचने की बात की जाती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के पास, किसी ना किसी व्यक्ति के पास ये चुनने का अधिकार होता है कि वो उस चीज को जिससे वो समव्यवहार कर रहा है उसको ले या ना ले। ठीक है, यानी उसके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं किस व्यक्ति के पास, तो दोनों में से चूज कर सकता है किसी को भी। ठीक है, चयन कर सकता है। इसे निर्वाचन के सिद्धांत को चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि द्वारा द्वारा गा का एक खेत है। ठीक है, अब गा का खेत, उस खेत का मूल्य है वो है 800 रुपये। क्या है? 800 रुपये। अब इस गा के खेत को खा को बेचने के लिए 1000 रुपये में उसे बेचने के लिए बोलता है लिखित दस्तावेज द्वारा। ठीक है, अब गा यहाँ पर चयन कर सकता है। गा के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 1000 रुपये में इसको ले ले या अपनी संपत्ति को छोड़ दे। तो अब गा ये नहीं कह सकता कि अपनी संपत्ति को भी रख ले और 1000 रुपये भी रख ले, यानी यहाँ पे उसको निर्वाचन करना होगा, चयन करना होगा दोनों में से। अब जब इसमें गा अगर संपत्ति को रखता है तो उसको 1000 रुपये का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, या उसको एक तरह से 1000 रुपये अपने 1000 रुपये छोड़ सकता है। अगर वो 1000 रुपये लेगा तो उसको जमीन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक निर्वाचन के सिद्धांत का एक तरह से उदाहरण कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, यानी एक ही समय में दोनों विकल्पों को नहीं ले सकता, उसमें उसको विकल्पों में से किसी न किसी विकल्प को एक को चयन करना पड़ेगा, एक विकल्प का। ठीक है, धारा 35 के अंतर्गत किस प्रकार से इसको बताया गया है? तो धारा 35 धारा के सरल शब्दों में इसको इसका आशय समझेंगे जो इसको बताया गया है। इसमें कहा गया है यदि कोई भी व्यक्ति किसी लिखित या विलेख यानी डॉक्यूमेंट के अधीन कोई लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक है, तो उसे लिखित या दस्तावेज के अधीन उत्पन्न भार जो है उसको वहन करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वह लाभ प्राप्त करने की बात तो स्वीकार कर ले और भार वहन की बात को स्वीकार ना करे, यानी अस्वीकार कर दे। ठीक है, यह निर्वाचन या चयन का सिद्धांत का आधार है। यानी हमने एग्जाम्पल में बताया था कि गा ये नहीं कह सकता कि वो 1000 रुपये भी ले ले और जो भार उस पर आ रहा है जमीन देने का, उस भार को स्वीकार ना करे। ठीक है, इसका एक केस भी देख लेते हैं। केस है धनदास वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस है। इस केस के अंदर क्या है कि इसमें अपीलार्थी जो था वो, उससे ये कहा गया था, मामले अविनिर्धारित करना था अपीलार्थी को कि जो भूमि या संपत्ति प्राप्ति में जो न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है, उस चुनौती देने के अधिकार को इस अपीलार्थी के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो न्यायालय ये कहता है कि इस अधिकार को अभित्यजन करने पर या त्यागने पर अब वो आगे कभी भी चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि अपीलार्थी ने इसको त्यागने का चयन किया है। ठीक है, तो ये इसका धनदास वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का एक केस है। अब इसके आवश्यक तत्व देख लेते हैं। ये निर्वाचन का जो सिद्धांत है, चयन का जो सिद्धांत, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? तो पहला आवश्यक तत्व है जब संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण किया जाए। यानी पहला आवश्यक तत्व क्या है कि जब संपत्ति का अनाधिकरण अंतरण किया जाए तो संपत्ति का ये जो स्वामी होता है, ठीक है, उस स्वामी के ऊपर ये भार होता है चयन का कि वो इस अंतरण को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि जो फायदे मिल रहे हैं फायदों को तो ले ले, ठीक है, और जो फायदे नहीं मिल रहे उसको ना ले। ठीक है, तो उसके ऊपर है, स्वामी के ऊपर, कि उसको चयन करे या उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे, अनाधिकृत जो अंतरण है उसको। ठीक है, दूसरा आवश्यक तत्व है निर्वाचन करने वाले का अंतरिति संपत्ति में निहित हित हो। यानी जो कोई भी निर्वाचन कर रहा है उसका जो संपत्ति अंतरित हो रही है, अंतरित संपत्ति में उसका स्वामित्व होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई, मान के चलो संपत्ति है, अब उस संपत्ति में मान के चलो का कोई स्वत्ति नहीं है, इसका का उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसका निर्वाचन करवा ही नहीं सकता, उसका सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। ये जरूरी है कि या तो उसका स्वामी हो
या उसका कोई इसमें हित निहित होना चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य तत्व है। तीसरा अनिवार्य तत्व है जब अनादिकृत व अधिकारपूर्ण अंतरण एक ही विलेख द्वारा किए जाएं। यानी जब अनादिकृत या अधिकारपूर्ण जो अंतरण है वो एक ही विलेख के द्वारा किए जाएं। ठीक है, अधिकारपूर्ण अंतरण, एक तो अनादिकृत और एक अधिकारपूर्ण अंतरण एक ही विलेख द्वारा किए जाए। इसमें भी एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के जरिए कैसे कि का द्वारा खा को अपनी संपत्ति अंतरित की जाती है। ठीक है, एक विलेख के द्वारा, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। अब का द्वारा ही खा की संपत्ति गा को अंतरित कर दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये विलेख जो है वो अलग अलग विलेख हो गई। तो यहां पर ये पहला जो अंतरण है वो तो वैध हो गया। ठीक है, और दूसरा जो अंतरण है वो अवैध हो गया। ठीक है, यहाँ पर विलेख जो है, डॉक्यूमेंट हैं, वो भिन्न भिन्न हो गए। इसलिए ये जो सिद्धांत है यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत का अनिवार्य तत्व ये है कि ये जो अंतरण है वो एक ही विलेख के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें चयन होना चाहिए। का द्वारा अपनी भूमि खा को दी जा रही है। ठीक है, अब खा से ही कहता है कि आप गा को ये भूमि दे दो, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ अन्य लाभ मिल सकता है। तो खा का यहाँ पर चयन होने की संभावना बन जाती है कि वो चयन करे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग विलेख द्वारा जब ये किया जा रहा है तो ये यहाँ पर सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसके लिए ये अनिवार्य ये है कि एक ही विलेख होना चाहिए। ठीक है, चौथा देख लेते हैं, जब अंतरणकर्ता जो भी संपत्ति को अंतरण कर रहा है को अंतरित संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी हो या नहीं हो। यानी ये आवश्यक नहीं है कि जो संपत्ति को अंतरण कर रहा है, अंतरित दे रहा है, किसी को ट्रांसफर कर रहा है, वो ये उसके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि उसके पास उस संपत्ति का स्वामित्व है कि नहीं है। ठीक है, अगर इसका स्वामित्व ना हो तो उसको निर्वाचन कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, कि इसका स्वामित्व नहीं है। तो जो भी अंतरित कर रहा है वो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि इसके पास उसका स्वामित्व है कि नहीं है, ये ज्ञान लेना उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, पांचवा है जब लाभ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिए जाएं। यानी कोई व्यक्ति है जब लाभ अप्रत्यक्ष रूप से ले या परोक्ष रूप से ले तब ये निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यानी इसमें अलग अलग हैसियत पैदा कर ली। अलग अलग हैसियत कैसे कि मान के चलो का द्वारा चयन के सिद्धांत में भी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है और पीछे से अलग रूप से यानी परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी वो किसी व्यक्ति से लाभ ले रहा है। तो एक हैसियत तो काफी ये बन गई जो निर्वाचन के सिद्धांत के अंतर्गत लाभ लेना चाहता है, और एक हैसियत जो ये बन गई जो अन्य व्यक्ति खा से या गा से पीछे से परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहा है। तब ऐसी स्थिति में ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके आवश्यकता तो थे निर्वाचन के। अब निर्वाचन की रीति क्या है, निर्वाचन कैसे किया जा सकता है? प्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है निर्वाचन। ठीक है, या निर्वाचन के लिए कोई मौखिक या लिखित रूप से एक डॉक्यूमेंट पेश करके भी निर्वाचन करवा सकता है, या किसी के आचरण विवचित रूप से भी अगर कोई मौखिक या लिखित रूप से स्पष्ट ना करे लेकिन लाभ को अधीन स्वीकार कर लेता है वो। ठीक है, मान के चलो किसी अंतरण के संबंध में वो लाभ को स्वीकार कर लेता है और विवचित रूप से उसके आचरण में ऐसा प्रतीत होता है कि वो निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर रहा है, तो तब भी ये निर्वाचन के सिद्धांत की रीति लागू हो जाती है। ठीक है, हाँ, अब निर्वाचन के अपवाद देख लेते हैं। ये जो निर्वाचन का सिद्धांत है इसके अपवाद क्या है, यानी ये सिद्धांत कब लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला अपवाद ये है जब दोनों अंतरणों में से कोई भी अवैध हो। यानी दो जो अंतरण किए जाते हैं दोनों में से कोई भी अवैध हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि शासकता का जो नियम है, शासकता के विरुद्ध जो नियम है उसके विपरीत अगर कोई अंतरण किया जाता है तब ये निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अपवाद क्या है, जहां संपत्ति के अंतरण व स्वामी को जो लाभ दिए जा रहे हैं दस्तावेज अलग अलग हों। जब संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है तो अलग अलग दस्तावेजों से किया जा रहा है तब भी निर्वाचन के सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समव्यवहार एक ही दस्तावेज से किए जाएं तब ये निर्वाचन का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अलग अलग दस्तावेज से कोई अगर कर रहा है समव्यवहार तब ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। तीसरा है किसी एक व्यक्ति को
समव्यवहार के अधीन लाभ ना मिलना, यानी किसी एक व्यक्ति को ये जो समव्यवहार हो रहा है, ठीक है, समव्यवहार हुआ है किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, तब उसमें किसी एक व्यक्ति को उसके अधीन जो लाभ नहीं मिल रहा है, तब भी यह निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। जरूरी है कि उसे लाभ मिले, ठीक है, यानी उसके पास चॉइस हो, निर्वाचन की चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। यदि मामला राज्य के अनुदान का हो तब भी ये निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। राज्य के अनुदान में कोई भी व्यक्ति राज्य के अनुदान प्राप्त कर सकता है, उसे चयन की जरूरत नहीं है। जब मामला राज्य के अनुदान का होता है तब भी निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जब जो परिणाम है वो साम्यपूर्ण ना हो, जो परिणाम जो होते हैं विधि के साम्यपूर्वक आधारों पर खरे ना उतरे, तब भी निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जब निर्वाचन की घोषणा ही ना की जाए, निर्वाचन ना करने की घोषणा कर दी जाए कि हम निर्वाचन नहीं करेंगे, तब भी सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो ये थे निर्वाचन के कुछ अपवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।